हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस सर में। और हम लोग भी पिछले वाले लेक्चर में देखा हम लोगों ने जो आपका जो पहला चैप्टर था हम लोग का केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया और उसके एग्जाम्पल्स देखे। और कुछ हम लोगों ने क्या है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। आज का जो हम लोग का टॉपिक है शुरू करेंगे हम लोग। अगला लेक्चर हम लोग का होगा अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों ये जो टॉपिक हम लोग का है ये टॉपिक न केवल क्लास 10th 11th 12th बल्कि जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं साइंस से रिलेटेड हुए, जिसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो एसिड बेस से या फिर सॉल्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग को अवश्य मिलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एसिड और बेस के बारे में कुछ उसकी जो फिज़िकल बातें हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। फिर उनके जो आपकी जो कुछ डिफिनेशंस स्पेशल हैं है ना, एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ स्पेशल डिफिनेशंस दी हुई हैं, उनको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका समझेंगे उसको विथ एग्जांपल। एंड फिर हम लोग एसिड बेस के यूजेज देखेंगे और उनके जो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं है ना, उन रिएक्शंस को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग साल्ट का जो है साल्ट का स्टडी करेंगे, जो साल्ट इसमें बनने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपके कितने पार्ट बनेंगे इसके, ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको पढ़ाने में भी मज़ा आने वाला है, पढ़ने में भी मज़ा आने वाला हम लोग को। तो पार्ट्स की बात हम नहीं करेंगे, कितने पार्ट्स बनेंगे, हो सकता है कि ये 5 पार्ट में ख़त्म हो जाए या फिर 10 पार्ट भी इसके बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में विस्तार है इसका। लेकिन अगर आपके क्लास के लेवल और जो कम्पिटिटिव आपके जो क्वेश्चंस उठते हैं उनकी बात करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास और जो कुछ कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए उन टॉपिकों को स्पेशल हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमको जाना पड़ेगा बिल्कुल 9th की केमिस्ट्री में। हम लोग को 9th में आपने देखा था कि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसके बारे में आपको स्टडी आपने किया और वहाँ पे आपको बताया गया कि जो पदार्थ होता है उसको भी हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में। आपके पदार्थ को 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया था, शुद्ध और अशुद्ध। तो इसमें जो शुद्ध पदार्थ था, ठीक है, उसको आपने कहा था क्या, यौगिक कहा था। आपने क्या बोला था, यौगिक। और जो अशुद्ध था उसको आपने नाम दिया था मिश्रण। क्या नाम दिया था, मिश्रण नाम दिया था। तो यहाँ पे जो यौगिक हैं, हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली जो यौगिक हैं उन्हीं की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो मिश्रण होता है उसमें आपके तत्वों का अनुपात नियत नहीं होता है, ठीक है। और वो आपका उसके हर जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण के हर पार्ट के जो प्रॉपर्टी होती है सेम नहीं होती है। लेकिन जो यौगिक होता है उसमें आपके जो तत्व होते हैं उनको क्या है, नियत अनुपात में मिला करके यौगिक कन्वर्ट करते हैं और यौगिक जो बनता है तो एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, उसके पूरे पार्ट का जो प्रॉपर्टी वो सेम होता है ना। तो ये आप हम लोग यौगिक के बारे में ही स्पेशली पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि फिर यौगिकों को भी कई प्रकार से बांटा गया है ना। यौगिकों को सबसे पहले तो उनके गुणों के आधार पर बांट दिया गया है ना। उनके जो गुण हैं, गुण को कई तरीके से देखा गया, धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, किस प्रकार से। फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी आई कि जो उनके स्वाद और स्वाद के साथ साथ जो उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें उनके बेस पे, और कुछ उनका जो सॉल्यूशन बन रहा था उस सॉल्यूशन के बेस पे भी क्या है यौगिकों को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे यौगिकों को डिवाइड करने का जो यहाँ पे देखा गया तो 3 कैटेगरी बनाई गई स्पेशली। जो आपके यौगिक हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बताए, ठीक है। सबसे पहले एक अम्ल कहा गया, फिर क्या है आपके क्षारक आए, ठीक है, फिर आपके क्या हो गए लवण है ना। और एक ऐसे भी सब्सटेंस कुछ खोजे गए जो न अम्ल है, न क्षार है, न लवण है ना। जैसे आपका जो एसिड होगा, अब वो एसिड कौन होंगे, क्षारक कौन होंगे, लवण कौन होंगे, है ना। तो इन सब की डिफिनेशन हम लोग को अलग अलग हम लोग को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जा कर के बात करें
कि हिस्ट्री में क्या चीज़ें हुई। तो हिस्ट्री की थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आपका जो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि 1787 ईस्वी, 1787 ईस्वी में लेवासिए सर लेवासिए का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, जिन्हें केमिस्ट्री के जनक भी हम लोग कहते हैं। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवासिए, ठीक ना। तो उन्होंने सबसे पहले अम्ल के लिए कुछ तथ्य रखा अपना कि ऐसे आपके कंपाउंड जिसमें आपके ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एलिमेंट्स अगर किसी यौगिक में हैं तो उन यौगिकों को हम लोग कहते हैं अम्ल। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है, वह जल से मिलता है तो क्या है, अम्ल का निर्माण करता है ना। अब ऑक्सीजन युक्त यौगिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका CO2 हो गया, है ना, CO2 हो गया, SO2 हो गया, है ना, SO3 हो गया। इस प्रकार के जो कंपाउंड है ना, जिनमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो लेवासिए जी ने क्या बताया कि अगर इनको हम जल से क्रिया करा देंगे, जल से, तो ये आपके क्या है, अम्ल में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो H2CO3 बन गया, जैसे ये ऐसे ही H2SO4 बन जाता है इसके साथ मिलाने के बाद, है। तो ये क्या है, अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सर हम एक और साइंटिस्ट आए, सर हमफ्रेडेवी थे, ठीक है। सर हमफ्रेडेवी नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, लेवासिए के जो सिद्धांत था उसका उन्होंने उसको जो है गलत ठहराया और कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन युक्त जो कंपाउंड है वही ही आपके एसिड होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन क्या है, वो एसिड हो सकते हैं। और एग्जाम्पल में उन्होंने क्या रखा, HCl को रखा, ठीक है। तो 1787 में एसिड के डिफिनेशन की शुरुआत हुई और 1815 में जो है, ठीक है, आपका जो साइंटिस्ट थे हमफ्रेडेवी, है ना, हमफ्रेडेवी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि नहीं, इसमें जो आपके लेवासिए जी थे उन्होंने ऑक्सीजन बेस्ड दिया, ऑक्सीजन के आधार पे ऑक्सीजन युक्त यौगिक जो थे उनके लिए दिया, ठीक है। और सर हमफ्रेडेवी ने क्या किया, बताया कि नहीं, जो जिनमें ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन के बिना वाले जो जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन नहीं है वो भी तत्व, वो भी यौगिक क्या है, अम्ल हो सकते हैं। और एग्जाम्पल में उसने क्या है, HCl दिया। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार की बात स्टार्टिंग से ही होती रही, ठीक है। बाद में फिर क्षार के लिए क्या कहा गया कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, है ना, जो धातुओं के ऑक्साइड, तो धातुओं के ऑक्साइड का मतलब क्या है, धातु जानते हैं आप, जो आपके S ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के तत्व हैं, वो क्या है, सभी धातुएं हैं, है ना। उसमें भी आपका क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो जो धातु के ऑक्साइड हैं उनके जो ऑक्सीजन वाले यौगिक हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का जो है Na2 बना देंगे हम लोग, तो क्या होगा, धातु का ऑक्साइड हो गया, सोडियम का ऑक्साइड हो गया। ऐसे आपका Mg के लिए है तो MgO वगैरह, है ना, Mg। तो ये आपके धातु के ऑक्साइड थे जो जल में विलय होते थे, वो क्या है, लाल लिटमस के नीला कर देते थे, है ना, और जल के साथ मिल करके वो क्या है, क्षार का निर्माण करते थे। जैसे इसको हम लोग H2O में मिला देंगे, जब H2O मिलाएंगे Na2O को, तो क्या बनता है, 2NaOH बन जाता है, 2NaOH का निर्माण। ये क्या है, एक क्षार हम लोग का है, ठीक है। तो जो धातु के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये क्या बन गया हम लोग का, क्षार बन गया। तो ये तो आपकी पुरानी जो हिस्ट्री थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी, मैंने उसको शार्ट में बस आपको इंट्रोड्यूस किया ताकि कहीं ये बातें आपको सुनने को मिले तो आपको ये लगे हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो डिफिनीसन की जब हम लोग बात करते हैं कि अम्ल की डिफिनीसन क्या होगी, क्षार की डिफिनीसन क्या होगी, जब हम लोग का साइंस कुछ आगे बढ़ा, हम लोगों ने काफ़ी कुछ यौगिकों के बारे में स्टडी किया, उसको फिजिकली एंड केमिकली दोनों तरीके से, तो वहाँ पे कुछ डिफिनीसन स्पेशल निकल के आए। कुछ जो अम्ल थे उनके स्वाद के बारे में कहा गया कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। और फिर कहा गया कि जो एसिड शब्द है, एसिड वर्ड है, ठीक ना, वो क्या है, एसिडस से बना हुआ है, एसिडस से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा ही होता है। एसिडस का अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये आपका एसिडस वर्ड से बना था, एसिड, ठीक है।
तो ये आपका एसिड का जो अर्थ हो गया, क्या हो गया, खट्टा। तो स्वाद में जो खट्टे थे वो क्या हो गए, एसिड हो गए। ठीक है, अब ये इनको अगर बात करें हम लोग कि जल में की बात करें, जल में विलेयता होती कि नहीं होती है, तो ये क्या है, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। फिर आपका इसमें बात कर सकते हैं हम लोग, ये क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या चीज़ है, तो लिटमस एक पेपर होता है ना। लिटमस को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सूचक है, इंडिकेटर होता है, जो आपका किसी विशेष कंपाउंड में कोई विशेष कलर देता है, इसलिए उसको इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिटमस क्या है, इंडिकेटर। अभी आगे हम लोग इसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे भी डिटेल में। ठीक है, तो अभी बस समझिए कि नीले रंग का अगर लिटमस पेपर है, पेपर कागज़ जैसा होता है वो, ठीक है, नीले रंग का रहेगा। जब उसको हम एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। तो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है, कोरोजिव प्रॉपर्टी इसकी होती है, ये क्या है, संक्षारक होता है। ठीक है ना, जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। अम्ल क्या है, संक्षारक होते हैं। सभी अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। ठीक है, अब ये जलीय विलयन, जल में क्या है, विलेय है, और इनका जो जलीय विलयन होता है, इनका जलीय विलयन जो होता है, जलीय विलयन वो क्या होता है, विद्युत धारा का चालन करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। ठीक है, अभी उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, विद्युत धारा पे चालन करता है तो क्यों करता है। ठीक है, अभी कुछ जो इसकी विशेष प्रॉपर्टीज है उनको देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई अम्ल है, ठीक है, अम्ल कोई है, वो क्षार से जब उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं अम्ल को, ठीक है, अम्ल को जब हम लोग क्षार से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्षार के साथ क्या है, ये क्षार को उदासीन करते हैं, क्षार को उदासीन कर देते हैं, क्षार को उदासीन कर देते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, तो आपके HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, आपका HNO3 हो गया, फिर आपका CH3COOH हो गया, है ना, इस प्रकार से आपका HCOOH हो गया। तो तमाम आपके इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल के जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के अम्ल होते हैं। ठीक है, डिटेल उसमें देखेंगे हम लोग कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, कौन से कार्बनिक एसिड होते हैं, कौन से अकार्बनिक होते हैं, तभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी इसके आगे। ठीक है, अभी इंट्रोड्यूस हम लोग कर ले कम से कम एसिड को और बेस को। ठीक है, अब जब बेस की आप बात करते हो, जब बेस की बात करते हो तो सबसे पहले क्या हो गया कि इनका स्वाद जैसे खट्टा था, तो इनका स्वाद खट्टा नहीं होता है, इनका स्वाद क्या है, कड़वा या कसैला होता है। ठीक है, इनका जो स्वाद है किसका, क्षार का, कड़वा होता है, कड़वा या कैसा होता है, कसैला होता है, कड़वा या कसैला होता है, पहला चीज़ हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें हम लोग इसको, ठीक है, तो जैसे आपका ये क्या है, जल में विलेय है, तो ये भी क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। ठीक है, आपका इनको भी उसी क्रम में देखेंगे तो क्या होगा, ये भी क्या है, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय हैं, जल में विलेय होते हैं, इसमें जल में विलेय होते हैं। ठीक है, तो अब जल में विलेयता की जब बात होती है इसमें, ठीक है, तो इनकी विलेयता अम्लों के से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अम्लों से कम होती है, जल में विलेय होते हैं, परंतु इसमें जोड़ दीजिए एक लाइन, परंतु इनकी विलेयता आंशिक होती है, आंशिक होती है, आंशिक होती है। आंशिक होने का मतलब क्या है, आंशिक रूप से खुलते हैं ये। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो आपका NaOH है, KOH है, NH4OH है, ध्यान दीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। NaOH है, KOH है, NH4OH है। ठीक है, ये जो आपने तीन क्षार बेस देख रहे हो, ये क्या है, जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, परंतु अन्य क्षार जो हैं, अन्य क्षार आंशिक या अविलेय होते हैं, आंशिक विलेय या अविलेय होते हैं।
ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, जल में विलेय तो होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं, ठीक है। NaOH, KOH, NH4OH जो होते हैं जल में विलेय होते हैं, इनके अतिरिक्त जो होंगे वो क्या होंगे, कम विलेय होंगे या फिर नहीं विलेय होंगे, ठीक है ना। तो इनकी विलेयता को ध्यान में रखिएगा। ये जो जल में विलेय कौन है, आपके जो एसिड हैं वो क्या पूरा विलेय होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो पूरा विलेय नहीं होते हैं। कुछ जो क्षार हैं वो तो जल में विलेय होते हैं, लेकिन कुछ क्षार क्या जल में विलेय नहीं होते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जो विलेय होंगे है ना, जैसे ये विलेय है तो इनका जो विलयन होगा, इनका जो विलयन होगा जलीय विलयन, इनका विलयन कैसा होगा, विद्युत का चालक होगा, विद्युत चालक होता है, विद्युत चालक होता है, ठीक है ना। जो विलेय होगा तो सर विलयन कैसा होगा, विद्युत का चालक होगा, ठीक है ना। अब ये जैसे ये आपका स्वाद में कड़वा हो गए, जल में विलेय हो गए, ठीक है। अब लिटमस पेपर की बात करोगे इसका, तो जैसे ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, ठीक है। तो क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को सूचक होता है ये, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है ना। ये नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देंगे, ठीक। जल में विलेयता देख लिया आपने। अब ये विद्युत का चालन आपने देख लिया, विद्युत के क्या होते हैं, चालन करते हैं, जो विलेय होंगे वही करेंगे, जो विलेय नहीं होंगे क्या है, विद्युत चालन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है इनके संक्षारक प्रकृति की बात कर लीजिए, क्या ये संक्षारक होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सामान्यतः जो है कुछ जो है संक्षारक होते हैं, कुछ क्या है संक्षारक नहीं होते। जैसे NaOH है, ठीक है, NaOH और KOH, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी NaOH KOH, NaOH और क्या है KOH, ये क्या है संक्षारक होते हैं, संक्षारक। परंतु अन्य क्या है, अन्य जो क्षार है, अन्य क्षार संक्षारक नहीं होते, संक्षारक नहीं होते, बात समझिएगा। NaOH KOH संक्षारक होते हैं क्योंकि ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, अभी बात होगी उस पर, ठीक है। तो ये क्या है संक्षारक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्षार के लिए। अम्ल में तो सभी की वही बात है, सब क्षार सब संक्षारक होते हैं, सभी जल में विलेय होते हैं, सबका विलयन क्या है, विद्युत का धारा का चालन करता है ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन जब क्षार की बात करेंगे तो स्वाद कड़वा या कसैला हो गया। जल में जो विलेयता है सभी नहीं होते हैं, कुछ विलेय होते हैं, कुछ अविलेय होते हैं, कुछ आंशिक विलेय होते हैं, ठीक है। आपके जो लिटमस पेपर की बात करेंगे तो क्या है, नीला कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। NaOH KOH क्या है संक्षारक होते हैं, लेकिन अन्य क्या है संक्षारक नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सर देखें, जैसे आपका अम्ल क्षार को उदासीन कर रहा था, ऐसे ये क्या है अम्ल को उदासीन कर देते हैं, अम्ल को क्या करते हैं उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, अम्ल को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तब एग्जाम्पल इसमें आ भी गया, हम लोग का काफ़ी एग्जाम्पल आ गए। NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, MgOH का ट्वाइस हो गया, है ना। ऐसे ही आपका तमाम आपके एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे। NH4OH हो गया, है ना, NH4OH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें OH है इसमें, ठीक है। अभी सभी बातों की चर्चा डिटेल में करेंगे, बस ये तो अभी केवल उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग जनरली देखते हैं उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या चीज़, अम्ल और क्षार में आप इसको डिफरेंस भी कर सकते हो, ये आपके अपने आप में डिफिनेशन भी बनती है। अम्ल की डिफिनेशन कहना हो तो कहेंगे कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार की जब बात करेंगे तो क्षार क्या होते हैं, ये आपके स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उनको बोलते हैं क्या चीज़, क्षारक बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों अम्ल हो जाएंगे, और वे पदार्थ जो स्वाद में क्या है कड़वे या कसैले हों क्या हो जाएंगे, क्षारक हो जाएंगे। लेकिन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे डिफिनेशन है, ये अपने आप में क्या है कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। कंप्लीट डिफिनेशन बनानी होगी हम लोग को, तो हमें कुछ क्या है उसको केमिकली हम लोग को उनको देखना पड़ेगा, केमिकली किस प्रकार से उसमें प्रॉपर्टी एसिड और बेस की आ रही है, क्यों वो एसिड हैं क्यों वो बेस हैं, तो उसको हम लोग केमिकली जब देखेंगे तो इसको कहते हैं पुरानी अवधारणाएं या तो हैं, ठीक ना, लेकिन आज भी ये सत्य है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट अपने आप में है। लेकिन ध्यान ये देना है कि सभी कड़वी चीज़ें क्षार नहीं होती हैं और सभी खट्टी चीज़ें क्या है अम्ल नहीं हो सकती हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो क्या है अम्ल नहीं होंगी। तो ये आपकी एक फिजिकल डिफिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग, फिजिकल
डिफिनेशन है फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। आइए कुछ डिफिनेशन देखते हैं इसकी किस प्रकार से अम्ल क्षार को डिफाइन किया गया है। तो अम्ल क्षार को डिफाइन करने से पहले ठीक है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कितने कौन कौन से इसकी डिफिनेशन बन सकती है किसके किसके बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो डिफिनेशन दिया आपका आरहेनियस जी ने, ठीक ना। अम्ल और क्षार की डिफिनेशन किसने दिया? सबसे पहले आरहेनियस जी ने दिया था। आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार। ठीक है, पहला हम लोग डिफिनेशन इसके बेस पे पढ़ेंगे, किसके नाम पे? आरहेनियस के नाम के बेस पे, आरहेनियस के सिद्धांत के आधार पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत आया था, ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत आया था। तो दूसरा हम लोग को हो जाएगा क्या? ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत। ब्रांस्टेड लोरी, दो साइंटिस्ट थे, ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत, ब्रांस्टेड और लोरी का सिद्धांत किसके बेस, किसके लिए? अम्ल और क्षार के लिए। ठीक है, उसके बाद और भी आपके तीसरा जो था लुईस के अनुसार था। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार थे। ठीक है, तो लुईस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की बात की गई। ठीक है, अम्ल और क्षार की बात की गई। और एक और हम लोग का था इसमें, ठीक है, लक्स फ्लड थ्योरी। तो ये आपके 6 सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत के बेस पे हम लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा देखेंगे। इसमें आपके सबसे पहले परिभाषा दिया किसने? आरहेनियस ने दिया, उनके अनुसार देखेंगे। फिर ब्रांस्टेड लोरी का सिद्धांत हो गया, फिर लुईस के अनुसार हो गया, लक्स फ्लड सिद्धांत हो गया, लक्स फ्लड सिद्धांत। और फिर क्या है? उष्णोविच सिद्धांत तब का था। और एक क्या है? HSAB सिद्धांत है ना, हॉट सॉफ्ट एसिड बेस थियरी इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका जो हम लोग का लेवल है क्लास का, उसमें हम लोग बहुत करेंगे, 3 डिफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। आरहेनियस के अनुसार क्या है, और ब्रांस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार क्या है, और लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या है। बाकी ये जो आपकी 3 थियरी हैं, ठीक है, ये 3 थियरी क्या है हम लोग की हायर क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, हायर क्लास में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग की क्लास में अगर 10th की बात करेंगे तो केवल आरहेनियस की ही थ्योरी दिया हुआ है आपके लिए स्पेशली। ठीक है, ब्रांस्टेड लोरी का भी हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और लुईस का भी पढ़ेंगे। बट ये 3 थ्योरी हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे आपके लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये 3 थ्योरी क्या है आपके हायर क्लास में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे आरहेनियस का जो अम्ल क्षार की परिभाषा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आरहेनियस ने जो अम्ल क्षार की परिभाषा दिया था, ठीक है, उसने कहा था कि वे पदार्थ जो अब जलीय विलयन में है ना, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है परिभाषा इसकी। ठीक है, अम्ल और क्षार की परिभाषा के लिए 2 बातें इन्होंने यूज किया, अम्ल है ना, और क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है, अम्ल के साथ क्या मिलाया उन्होंने? जल, है ना, जल मिलाया। क्षार के साथ भी क्या मिलाया? जल मिलाया। और यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ ताकि ठीक रहेगा, प्लस। अम्ल के साथ जल मिलाया और क्षार के साथ भी क्या मिलाया? जल मिलाया। यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से हम लोग को अगर ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ है वह क्या दे रहा है? H आयन दे रहा है, H आयन दे रहा है, निकाल रहा है अपने विलयन में। ठीक है, और यहाँ से आपका जो यह जो पदार्थ है वो क्या है? OH नेगेटिव आयन दे रहा है, हाइड्रॉक्सी आयन दे रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रॉक्सी आयन। इसको बोलेंगे प्रोटॉन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन, इसको हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अम्ल जल में घोला गया और क्या है? हमको H आयन दे रहा है यह पदार्थ, और यह पदार्थ क्या है? OH नेगेटिव दे रहा है। तो जो यहाँ पदार्थ होगा क्या होगा? क्षार होगा, और यहाँ वाला पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? H आयन देते हैं। और क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? वे पदार्थ जो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन आवश्यक है। ये जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, ठीक है, H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं
वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी थी? आपका जो आर्हेनियस जी थे उनकी परिभाषा ये है। ठीक है, आर्हेनियस ने बताया कि जो अपने जलीय विलयन में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, जलीय, पानी में की बात हमेशा करनी है हम लोग की। जब आर्हेनियस की बात करनी है तो किसकी बात करनी है? पानी की बात करनी है। बिना पानी के हम लोग को यहाँ पे काम बनने वाला नहीं है। ठीक है ना, जब पानी रहेगा तभी हम लोग समझेंगे कि वो H आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका HCl है, क्या है? HCl है, इसको क्या है? जल के साथ मिलाया गया H2O के साथ, तो क्या होता है? यह अपना H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, और जो आपका जल का अणु है वह इसके साथ जुड़ता है और आपका बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O पे पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और ये आपका Cl नेगेटिव बनता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो H आयन दिया इसने, उसी की वजह से क्या है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो H आयन दिया इसने, तो ये क्या है? एक अम्ल है। क्या ये? अम्ल है। इसी प्रकार से आपका जो है, अगर हम बात करेंगे किसकी? H2SO4 की आप बात कर सकते हो। H2SO4 को जब जल में मिलाया जाएगा, H2O मिलाया जाएगा, तो क्या है? यह H पॉजिटिव निकालते हैं और HSO4 पे नेगेटिव क्या है? रह जाता है, और यह H पॉजिटिव क्या है? इस जल के साथ जुड़ता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है, H3O पे पॉजिटिव का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? अम्ल हो गए। अगर इसी प्रकार क्षार की बात करेंगे तो क्षार में आपका जैसे NaOH है, ठीक है, NaOH है, मान लीजिए क्या है? NaOH है। जब इसको जल में घोला जाएगा तो क्या होगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और OH का नेगेटिव क्या होगा? अलग हो जाएगा। ऐसे मान लो KOH है, तो ये आपका जल में घोला गया तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक बात तो परिभाषा की जो बात थी, परिभाषा की बात तो यहाँ प्रूफ हो रही है हम लोग की। ठीक है, कि इसमें आपका किस प्रकार से हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, इसमें से क्या है? OH नेगेटिव आयन निकल रहे हैं, तो क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन वाले क्या होंगे? जो दे रहे हैं वो अम्ल होंगे, और जो OH नेगेटिव दे रहे हैं वो क्या होंगे? क्षार होंगे। तो क्या होंगे? आपके क्षार होंगे, और ये क्या है? आपके अम्ल है। लेकिन ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं आयन की क्रिया, है ना, आयनिक विघटन बोलते हैं, आयन बोलते हैं, है ना, आयनिक डिसोसिएशन बोलते हैं। तो आपका जो आयनिक डिसोसिएशन है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आयनिक डिसोसिएशन के बेस पे भी हम लोग अम्लों की जो प्रबलता है उसको देखेंगे। ठीक है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, तो अम्लों का प्रकार, क्षारों का प्रकार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तभी ये डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन क्या है? बिल्कुल ईजी है। आर्हेनियस के अनुसार ये परिभाषा रखिएगा। वे पदार्थ जल में जलीय विलयन में क्या देते हैं? H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो क्या है जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई, और इनके क्या हो गए? ये अम्ल के लिए हो गया और ये क्षार के लिए एग्जाम्पल हो गया आपके क्लास 10th के लेवल का। ठीक है, इससे जुड़ी हुई चर्चाएँ हम लोग अगले लेक्चर में, अगर इसमें संभव हो तो इसी में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, परिभाषा अभी आपने आर्हेनियस की देखी कि क्या है आर्हेनियस की परिभाषा, ठीक है, और क्या है उसके एग्जाम्पल। ठीक है, ब्रांस्टेड-लोरी की जब बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ब्रांस्टेड-लोरी जी ने जो परिभाषा दी थी, ठीक है, उस परिभाषा में भी आपका इसी हाइड्रोजन आयन की ही बात थी, बट उसमें क्या है? OH नेगेटिव की बात नहीं है। देखो ध्यान देना, इसी ट्रिक से आप याद कर लेना। आर्हेनियस में क्या है? आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। H पॉजिटिव जो देता है वो क्या है? अम्ल है। ये H पॉजिटिव वाला क्या होगा? अम्ल होगा। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन OH नेगेटिव क्या होगा? क्षार होगा जो देगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं। जो ब्रांस्टेड-लोरी था उसमें केवल आपका जो सिद्धांत ये था, इसमें केवल H पॉजिटिव की ही बात किया, प्रोटॉन की ही बात किया। इसको प्रोटॉन ही बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन में जानते हो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? प्रोटॉन ही बचता है। तो ब्रांस्टेड-लोरी के हिसाब से अगर परिभाषा की बात करेंगे हम लोग, तो इस परिभाषा में क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जो अपने विलयन में, है ना, अपने विलयन में, अब यहाँ पे जलीय विलयन जरूरी नहीं है। जैसे आपका आर्हेनियस में जल जरूरी था, जब उसको जल में घोला गया तब देखा गया कि H आयन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। इसमें जल आवश्यक नहीं है, ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। ठीक है ना, इसमें जल आवश्यक
नहीं है। ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत में क्या है, जल आवश्यक नहीं है, जल आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए बात को। ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत को परिभाषा देते समय जल आवश्यक नहीं है। सीधे सीधे कहेंगे हम लोग, कह सकते हैं कि वे पदार्थ है ना, वे पदार्थ जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन, हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन दान कर सकते हैं, है ना, प्रोटॉन दान कर सकते हैं। जो प्रोटॉन को दान करें, है ना, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, कर सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं इसी में जोड़ दीजिए, छोटी सी परिभाषा ये है, एवं जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा होगी किसके अनुसार, ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत के आधार हो गई, ठीक ना, उसके सिद्धांत के आधार पे, ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत के आधार पे। तो जो पदार्थ H प्रोटॉन का दान कर सकते हैं वो क्या है, अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं वो क्या है, क्षार कहलाते हैं। तो ये परिभाषा सिंपल सी है कि इसकी ब्रास्टेड और लोरी की परिभाषा है। जैसे आपका HCl है, HCl क्या है, H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है, H पॉजिटिव दे सकता है, तो ये क्या है, अम्ल हो गया, क्या हो गया, अम्ल हो गया। ऐसे ही आपका जो है NaOH जब टूटता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, OH नेगेटिव में, तो यह OH नेगेटिव क्या है, इस H पॉजिटिव को ग्रहण कर सकता है, यानी कि OH नेगेटिव जिसका पार्ट है वो H पॉजिटिव को ग्रहण करके क्या है, H2O में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये जो इसका पार्ट था वो क्या है, क्षार का काम करेगा, क्या होगा, ये क्षारक होगा, क्या होगा, क्षारक होगा। जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर सकता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है वो क्या होता है, क्षार होता है, और जो दान कर सकता है, निकाल सकता है, वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन ये भी परिभाषा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपके काफ़ी ऐसे एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे क्षार हैं जिनमें क्या है, OH नहीं होता है। तो ये दोनों परिभाषाएं किस पे डिपेंड है, H आयन जो आर्हेनियस है, H आयन OH नेगेटिव आयन पे डिपेंड है, और जो ब्रास्टेड-लोरी का सिद्धांत है वो किस पे डिपेंड है, वो भी क्या है, H आयन पे ही डिपेंड है। तो जिसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होगा, चाहे H नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो क्या वो अम्ल नहीं होगा, जिसमें OH नहीं होगा क्या वो क्षार नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब परिभाषाएं बिल्कुल कंप्लीट जनरल नॉलेज हम लोग को नहीं देती हैं। तो इन परिभाषाओं को कंप्लीट करने के लिए आपका थर्ड पे था कौन सा, लुईस के अनुसार जो अम्ल और क्षार थे उसकी बात की गई थी, ठीक है। तो लुईस ने कहा, लुईस के अनुसार क्या हो जाएगा, सिंपल परिभाषा, ठीक है। ये तो आपका ब्रास्टेड-लोरी के सिद्धांत के आधार पे हो गया, ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत हो गया। अब तीसरी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं क्या है, ठीक है, लुईस के आधार पे, लुईस के आधार पे क्या डिफिनीशन है। जो लुईस है उन्होंने जो डिफिनीशन दिया वो अपने आप में एक कंप्लीट डिफिनीशन मानी जाती है, क्योंकि उससे हम लोग चाहे किसी भी कंपाउंड में H आयन हो न हो, H नेगेटिव आयन हो या न हो, ठीक है, हम लोग किसी का भी बता सकते हैं। लुईस के अनुसार अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, ठीक है। लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो लुईस ने कहा कि जो वे पदार्थ, चाहे वे अणु जो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखिए इस परिभाषा में क्या हो गई, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं आप इसको। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, डोनेट कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया, ग्रहण किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इसमें क्या है, दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफिनीशन ये भी है। अब इसमें किसी भी H आयन OH नेगेटिव आयन की बात इसमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए
कि इसमें सिंपल सा हमें किस पे ध्यान देना है कि जो हमारा कंपाउंड है उसके जो आपके अणु हैं उसमें आने वाले जो परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की चाहे इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने की क्षमता है कि नहीं है। जैसे आपकी BF3 है ना, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, है ना, ठीक है। ऐसे आपका अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, है ना, PH3 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से जिनके ऑक्टेट पूरा नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके ऑक्टेट पूरा नहीं होते, जैसे ये अम्ल के काम करेंगे, क्या करेंगे, क्षार का काम करेंगे, ठीक है। तो ये दान कर सकते हैं क्योंकि इनका जो है अष्टक, ये अष्टक न्यून होते हैं। क्या कहलाते हैं इनको, अष्टक न्यून बोलते हैं, अष्टक न्यून अणु बोलते हैं, अष्टक न्यून अणु बोलते हैं। ये क्या है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके पास, क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसको दे सकते हैं। जैसे अभी इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अमोनिया का, तो अमोनिया के बाय कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसके पास ये लोन पेयर क्या है, बचा हुआ है, जो क्या है, किसी को दान कर सकता है, दान कर सकता है। इसलिए अमोनिया का जो गुण होगा क्या होगा, वो क्षारी होगा। तो इसमें अब इसके हाइड्रोजन के बेस पर परिभाषित नहीं किया गया। इसके पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है कि ले सकता है, उसके आधार पे जो है हम लोग इसको क्या है डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या होगा, अम्ल होगा कि क्षार होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे जो एल्युमिनियम होता है उसके बाद उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इसके 6 ही होंगे। अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक न्यून है, अष्टक से क्या है, कम इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, इसलिए वो क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर के अपना अष्टक को पूरा करना चाहता है। इनके बाद उसमें 3 6 होंगे, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन और लेंगे तो क्या होगा, अष्टक इनका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अष्टक न्यून है, इनका अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा करने के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो क्या होंगे, अम्ल होंगे। ये लोग क्या होंगे, अम्ल होंगे, ये कहलाएंगे अम्ल। और ये लोग क्या है, इनका अष्टक पूरा होने के बाद भी क्या है, आपके इनके पास लोन पेयर बचे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं क्षार। क्या बोलेंगे, इनको क्षार बोलेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषाएं इससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। अभी जो 3 परिभाषाएं और मैंने लिखा था उसको नहीं बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि वो क्या है आपके हायर क्लास में है, आप चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये 3 परिभाषाएं आपके क्लास के लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है, इन परिभाषाओं को याद रखिएगा और आपके नॉलेज के लिए क्या है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस पर और डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।